8 लाख करोड़ रुपए, ये कोई मामूली रकम नहीं है। आज देश के छोटे और मंझोले कारोबारियों का इतना भारी भरकम पैसा बाजार में कहीं फंसा हुआ है। ये वो जीवन रेखा है जिस पर हमारे अनगिनत स्थानीय उद्योग टिके हैं। आज हम किसी लंबी चौड़ी भूमिका में नहीं उलझेंगे, बल्कि सीधे इस बात की तह तक जाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है। एक तरफ दामों का शोर है कि अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही खौफनाक कहानी बयां कर रही है। इस नंबर पर जरा गौर करते हैं। 8.1 लाख करोड़ रुपए, ये वो विशाल आंकड़ा है जो एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का है, और जो इस वक्त पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। एक तरफ ग्लोबल संकट का दबाव है और दूसरी तरफ मार्केट से इतनी बड़ी नकदी गायब है। एक खोजी नजरिए से सोचें तो जब इतना बड़ा वर्किंग कैपिटल सिस्टम से ही बाहर हो जाएगा, तो ये छोटे उद्योग इस चोकहोल्ड में जिंदा कैसे बचेंगे? और यहीं पर कहानी में एक नया और तीखा मोड़ आता है। एक तरफ उद्योगों का पैसा फंसा है और ठीक उसी वक्त महंगाई का बम सीधे आम इंसान के राशन के बजट पर गिर रहा है। सिर्फ 11 दिनों के भीतर, जी हाँ, महज 11 दिनों में डीजल की कीमतों में 7.5 रुपए प्रति लीटर का भयंकर उछाल आया है। ये सिर्फ पेट्रोल पंप का बिल नहीं बढ़ाता, ये सीधे तौर पे माल ढुलाई को महंगा करता है। मतलब सब्जियों से लेकर रोजमर्रा की हर चीज की कीमत में आग लग जाती है। तो यहाँ सबसे बड़ा और चुभने वाला सवाल उठता है। सरकारी बयानों में लगातार ये दावा किया जा रहा है कि हमारे आर्थिक बुनियाद बेहद मजबूत है। लेकिन रुकिए, अगर सब कुछ इतना ही लचीला और सुरक्षित है, तो हर घर का बजट क्यों चरमरा रहा है? यहीं से आधिकारिक आशावाद और जमीनी वास्तविकता के बीच की ये रणनीतिक टक्कर शुरू होती है। आखिर इस पूरे तनाव की जड़ क्या है? आइए इस 3Fs संकट को डिकोड करते हैं। वित्त मंत्री ने हाल ही में पश्चिमी एशिया के तनाव और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के बंद होने को लेकर एक गंभीर चेतावनी दी है। इसे 3Fs संकट कहा जा रहा है, यानी फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेक्स। आसान भाषा में कहें तो ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा भंडार। ये हमारी अर्थव्यवस्था के वो 3 पिलर हैं जो इस वक्त भारी बाहरी दबाव झेल रहे हैं, और इसका सीधा असर हमारे और आपके बैंक अकाउंट पर पड़ने वाला है। इसे किसी बड़े कारखाने की सप्लाई लाइन की तरह समझिए। पीछे से सप्लाई रुकती है तो आगे मशीनें ठप हो जाती हैं। मैक्रो लेवल पर ईंधन महंगा होता है तो माइक्रो लेवल पर किराने का सामान महंगा हो जाता है। उर्वरक की लागत बढ़ती है तो 70,000 करोड़ की सब्सिडी का बोझ आता है और खेती पर दबाव पड़ता है। और जब विदेशी मुद्रा गिरती है तो रुपया कमजोर होता है। नतीजा, हमारी व्यक्तिगत बचत की ताकत सिकुड़ जाती है। 15 मई से 25 मई के बीच का ये डेटा हैरान करने वाला है। देखिए कितनी तेजी से चीजें बिगड़ती हैं। पहले दिन ग्लोबल टेंशन से कच्चे तेल पर असर पड़ा, 5वें दिन वैश्विक कीमतें उछली और 11वें दिन तक आते आते पेट्रोल 7.35 रुपए और डीजल 7.53 रुपए महंगा हो गया। ये सिर्फ 11 दिन का खेल है। क्या ये डेटा आर्थिक स्थिरता के दावों पर एक बड़ा सवालिया निशान नहीं लगाता? अब वापस उस ट्रिलियन रुपए के जाल की तरफ मुड़ते हैं जो हमारे छोटे व्यवसायों को निगल रहा है। सरकार का एक बहुत स्पष्ट नियम है। खुद वित्त मंत्री ने कहा है कि एमएसएमईज का भुगतान 45 दिनों के भीतर हर हाल में हो जाना चाहिए। लेकिन एक मिनट, यहाँ कुछ बहुत अजीब है। अगर ये 45 दिन का अनिवार्य नियम सच में लागू है, तो फिर बाजार में 8.1 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि फंसी कैसे है? नियम कुछ और कह रहे हैं और बाजार का सच बिल्कुल उल्टा है। ये पूरा संकट एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। एक ईंट गिरती है तो सब तहस नहस हो जाता है। पहले भुगतान में 45 दिनों से ज्यादा की देरी होती है, फिर 8.1 लाख करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है, और अंत में एक तरफ हाथ में कैश नहीं है और दूसरी तरफ महंगाई आसमान छू रही है। इन दोनों के बीच स्थानीय व्यापार और कर्मचारी बुरी तरह पिस रहे हैं। तो फिर सच क्या है? आधिकारिक आशावाद या रोजमर्रा की घरेलू हकीकत? यहाँ हम एक सीधा विरोधाभास देखते हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि भारत डर फैलाने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन दूसरी तरफ हार्ड डेटा हमें बता रहा है कि थोक महंगाई 42 महीने के उच्चतम स्तर यानी 8.3% पर पहुंच गई है। अगर सब कुछ इतना ही शानदार है तो महंगाई के ये आंकड़े 42 महीने का रिकॉर्ड क्यों तोड़ रहे हैं? और ये सिर्फ थोक बाजार की बात नहीं है, रोजमर्रा की जरूरतें हमारी जेब काट रही हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर 60 रुपए महंगा हो गया है,
सीएनजी में 4 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है और पेट्रोल 7.35 रुपये महंगा हुआ है। ये सिर्फ चार्ट पर दिखने वाले नंबर्स नहीं हैं, ये सीधे तौर पर आम इंसान की क्रय शक्ति पर हो रहा हमला है। अब इस पॉइंट पर आकर एक गहरी शंका पैदा होती है। अगर अर्थव्यवस्था वाकई में पूरी तरह सुरक्षित है, तो अचानक इन आपातकालीन अपीलों की जरूरत क्यों पड़ गई? ईंधन बचाइए, सोना मत खरीदिए, विदेशी यात्राएं टाल दीजिए, घर से काम कीजिए। ऐसी अपीलों का मतलब साफ है कि पर्दे के पीछे आर्थिक मोर्चे पर गहरी घबराहट मौजूद है। और इस घबराहट का सबूत विदेशी मुद्रा भंडार के इन आंकड़ों में छिपा है। फरवरी में जो भंडार 728.4 बिलियन डॉलर पर था, मई आते आते सिर्फ एक सप्ताह के भीतर उसमें 8 बिलियन डॉलर की भारी गिरावट दर्ज की गई और वो 688.8 बिलियन डॉलर पर आ गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे घर की लाइट चालू रखने के लिए आपको अचानक अपनी जीवन भर की इमरजेंसी सेविंग्स को खाली करना पड़े। ये सब हमें आने वाले 6 महीनों के लिए एक बहुत स्पष्ट और गंभीर चेतावनी दे रहा है। आने वाला समय एक बड़ी चुनौती लेकर आ रहा है। खुद वित्त मंत्री मानती हैं कि वैश्विक स्तर पर उर्वरक की कीमतें अकल्पनीय हो चुकी हैं। बजट में उर्वरक सब्सिडी के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए रखे गए थे, लेकिन अब 70,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमी की आशंका है। ये एक भयंकर राजकोषीय बोझ है और ये मत भूलिए कि इस राष्ट्रीय कर्ज का बोझ घूम फिरकर स्थानीय नागरिकों के कंधों पर ही आने वाला है। एक और बड़ा झटका, उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी में कटौती से सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए के भारी राजस्व का नुकसान होने का अनुमान है। सरकार अगले 1 साल तक एक बेहद पतली वित्तीय रस्सी पर चलने वाली है। एक तरफ महंगाई को रोकना है और दूसरी तरफ खजाने को खाली होने से बचाना है। तो पूरी तस्वीर देखने के बाद अंत में यही एक चुभता हुआ सवाल बचता है। जिस रफ्तार से ये वैश्विक संकट हमारे राष्ट्रीय भंडार को सुखा रहे हैं, अगले 6 से 12 महीनों में हमारे घरेलू बजट और हमारी पर्सनल सेविंग्स ऐसे और कितने झटके बर्दाश्त कर पाएंगी? बयानबाजी अपनी जगह हो सकती है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स की ये कड़वी हकीकत आने वाले कल के लिए एक बहुत स्पष्ट चेतावनी है। विचार जरूर कीजिएगा।